नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी समीक्षा अधिकारी की डिकोड एग्जाम की सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, और उनकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अहीर समाज द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? तो अहीर समाज द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा नहीं किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो नटवरी नृत्य किया जाता है अहीर समाज द्वारा। महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी में किया जाने वाला जो नृत्य है वो सौरा नहीं है। कौन सा है? राई नृत्य है। जनजातीय समाज द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो रागिनी नहीं है। कौन सा है? कर्मा नृत्य है। कर्मा। तो करेक्ट जो हो जाएगा, रामनवमी पर होने वाला जो नृत्य है वो जोगिनी नृत्य है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं और आपस में मिलान करना है। सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ लगता है? तो ये कासगंज में लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो ये रामपुर में ध्रुपद मेला लगता है। और फाल्गुन मेला लगता है वाराणसी में। और कंसवध मेला लगता है हमीरपुर में। मथुरा में भी लगता है कंसवध मेला, लेकिन हमीरपुर में भी कंसवध मेला लगता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी निम्नलिखित की किसकी उपभाषाएं हैं? तो जो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की बोली हैं, ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का जो क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अवधी जो बोली जाती है वो मुख्यतः अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर। मिर्जापुर में अंशतः है, कम है, लेकिन इसमें क्या है? तो उन्नाव में बोली जाती है, बलरामपुर में बोली जाती है और फतेहपुर में भी बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। चलिए, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो हुमायूं ने रखी थी। मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो हुमायूं ने रखी थी। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, पीक पे थी कहा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका लखनऊ में है। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। वास एवं टेम्पा शैली जो शैलियां हैं कहाँ शुरू की गई? तो शुरू की किसने शुरू की है? सॉरी, तो ये की है असित कुमार हलदार ने। तो इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, असित कुमार हलदार ने। ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की है? तो ललित मोहन सेन ने। तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। हरदौल, हरदौल जो है वो बुंदेली लोकगीत है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? कौन गलत हो जाएगा आपका? किरण दर लखनऊ, राज कपूर चितेरा प्रयागराज, अमृता शेरगिल गोरखपुर। तो जो इनकरेक्ट है वो महेंद्र नाथ सिंह है, कासगंज, ये आपका गलत है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो महेंद्र नाथ सिंह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लावनी, इसमें लावनी, चंगेलिया, मल्हार, सोहनी, तो इसमें कौन सा आपका बताया है सही है? तो सही जो होगा वो मल्हार होगा। मल्हार जो गाया जाता है ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है, ध्यान रखना है, मल्हार। बाकी लावनी जो लोकगीत है वो पश्चिमी क्षेत्र का लोकगीत है। चंगेलिया बुंदेली लोकगीत है। मल्हार ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। सोहनी पूर्वांचल का लोकगीत है। लिए तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा इसका सही हो जाएगा? प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। दूसरा है, वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ।
तीसरा है विद्याधीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। ठुमरी गायन का प्रवेश कराया, तो इसके जो करेक्ट होंगे वो आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई, इनको आपस में मिलान करना है। ठीक है, दो सूचियां, इनको आपस में मिलान करना है। हैदर खां, कालका प्रसाद मिश्र, भीमसेन जोशी, मोदू खां, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका, हैदर खां जो है वो रामपुर घराने से हैं, मोदू खां बनारस घराने से हैं, कालका प्रसाद मिश्रा लखनऊ घराने से हैं, भीमसेन जोशी किराना घराने से, याद याद रखना है। तो जो हैदर खां है, ठीक है, हैदर खां है जो रामपुर घराने से हैं, हैदर खां रामपुर घराने से हो जाएंगे, और कालका प्रसाद मिश्रा लखनऊ घराने से हो जाएंगे, भीमसेन जोशी किराने घराने से, और मोदू खां बनारस घराने से। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो सूचियां दी गई, इनको आपस में मिलान करना है। अवध्या प्रसाद, रहीम सेन, हनुमान मिश्र और हरिप्रसाद चौरसिया, ये वादक दिए गए हैं इधर, इधर और इधर आपके, क्या ये कौन से किस प्रकार के वादक थे वो दिए गए हैं। सितार वादक, पखावज, बांसुरी वादक, सारंगी, कौन कौन इसमें क्या वादन करते थे, तो इसमें देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, पंडित अवध्या प्रसाद वो पखावज के थे, और रहीम सेन जो थे वो सितार वादक थे। हनुमान मिश्र कौन थे? तो ये थे आपके सारंगी, और हरिप्रसाद चौरसिया थे बांसुरी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंडित अवध्या प्रसाद पखावज, रहीम सेन सितार वादक, हनुमान मिश्र सारंगी वादक, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। चलिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ वो 1994 में हुआ, 1994 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंदोलन दिए गए हैं इधर, वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है 1982 में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है 1982 में। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली 1978। चिपको आंदोलन, चिपको जो आंदोलन हुआ वो 1973, और बिश्नोई आंदोलन हुआ 1700। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन हो गया और जंगल बचाओ आंदोलन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1982 जंगल बचाओ, चिपको आंदोलन 1973। अगला क्वेश्चन है, ये वन भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शुष्क होती हैं, और सर्दियां ठंडी और नम होती हैं। यह किसकी विशेषता है? तो हो जाएगी समशीतोष्ण वर्षावन की विशेषता है। जो समशीतोष्ण वर्षावन है ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु और गर्म शुष्क होती हैं, और सर्दियां जो हैं वो ठंडी और नम होती हैं। यह विशेषता है समशीतोष्ण वर्षावन की। चलिए, समशीतोष्ण वर्षावन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये वन भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां ग्रीष्म ऋतु जो है गर्म और शुष्क होती है, सर्दियों में ठंडी और नम होती हैं जो सर्दियां होती हैं। इनमें आमतौर पर कम चौड़ी वाले पत्ते सदाबहार जो हैं पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जोहान्स वर्ग जो घटना है, जोहान्स वर्ग वो कब होती है? तो ये होती है 2002 में। जोहान्स वर्ग जो घोषणा होती है वो 2002 में होती है, डिक्लेरेशन। फिर कौन सा है? CITES, CITES 1973 में होता है, 1973 में। नैरोबी घोषणा कब होती है? तो नैरोबी घोषणा 1982 में होती है, 1982। और हेलेंस्की घोषणा कब होती है? तो ये 1989 में होती है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करता है? रामसर साइट, वेटलैंड, मॉन्ट्रस रिकॉर्ड, और या फिर दोनों? तो इसमें जो होगा मॉन्ट्रस रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, मॉन्ट्रस रिकॉर्ड।
जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड है रामसर कन्वेंशन के तहत प्रमुख उपकरण है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची पर आर्द्रभूमि साइटों का एक रजिस्टर है। यह उन साइटों पर प्रकाश डालता है जहां पारिस्थितिकी चरित्र में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं। यह तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना है और इसलिए प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है। मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड को सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए नियोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दो सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलान करना है। हाइड्रोकार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मॉग। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो हाइड्रो जो कार्बन है वो जीवाश्म ईंधन का जलना, हाइड्रोकार्बन। और ओजोन क्या है, तो ओजोन जो है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन। और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट में यूज करा जाता है। स्मॉग वाहनों से जो होने वाला प्रदूषण है उसे स्मॉग है, स्मॉग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बाजरा में होने वाले रोग नहीं है? कौन सा होने वाला बाजरा में रोग नहीं है? तो इसमें जो बाजरा में जो होने वाला रोग है वो अर्गट भी होता है, हरित बाल ये भी है, और कंकुआ, ये बाजरे में तीन ये रोग होते हैं। और तुलसीता रोग ये बाजरा में नहीं पाया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए, फेलेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है? जो फेलेरिस माइनर है वो आपका हो जाएगा गेहूं का, गेहूं का खरपतवार है। निम्नलिखित में कौन सही है आपका, कौन सा कथन आपका करेक्ट है? विदेशी गायों का कथन क्या है? विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है। उसमें कारण क्या है? उसमें वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की अधिकता रहती है। इसमें जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा और कारण इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। विदेशी जो गायों का दूध है उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है, किंतु उसमें वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की कमी होती है, अधिकता नहीं होती। इसमें अधिकता लिखा हुआ है, इसीलिए आपका कथन जो कारण जो है वो गलत हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नस्ल दी गई है और एक तरफ पशु दिए गए हैं, कौन सी किस नस्ल की, ठीक है, कौन सा जानवर किस नस्ल का है इसमें बताना है। तो अमृत महल, अमृत महल जो नस्ल है वो गाय की होती है। कालाहाडी, कालाहाडी जो नस्ल है वो भैंस की होती है। चोकला, चोकला नस्ल जो होती है वो भेड़ की होती है। और झकराना जो होती है नस्ल वो बकरी की नस्ल होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झकराना बकरी की है और चोकला भेड़ की है, काला हांडी भैंस की है और अमृत महल गाय की है। ठीक है, चलिए अगले दो सूचियां हैं इनको मिलान करना है। लूनीश्री आइसोप्रोट्रोयूरान और डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड और गिरिजा गोमती। ठीक है, ये आपस में इनको मिलान करना है। चलिए, तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका लूनीश्री क्या है, तो लूनीश्री धान की प्रजाति है, प्रजातियां हैं, तो लूनीश्री जो है वो धान की प्रजाति है। ठीक है, लूनीश्री धान की प्रजाति है, तो इसमें सी ए का 3 हो जाएगा। और आइसोप्रोटयूरान ये किसकी है, तो ये शाकनाशी है, एक प्रजाति नहीं है, ये शाकनाशी है। डाई अमोनो प्रोपियोनिक एसिड जो है वो क्या है, तो लैथेरिज्म है। और गिरिजा गोमती गेहूं की प्रजाति है, गिरिजा गोमती। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गिरिजा गोमती गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, कथन कारण दिया है, कथन में कहा है कि हिंदू मुस्लिम तत्वों का समन्वय जौनपुर के स्थापत्य में दिखाई देता है। कारण क्या है? सरकी शासकों ने हिंदू मंदिरों को समाप्त कर मस्जिदें बनवाई, हिंदी मंदिरों को समाप्त कर मस्जिदें बनवाई। चलिए, तो इसमें कथन और कारण है, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो हिंदू मंदिर तत्वों का जो समन्वय जौनपुर के स्थापत्य में दिखाई देता है। सरकी शासकों ने हिंदू मंदिरों को समाप्त कर मस्जिदें बनवाई, इसीलिए दिखाई देता है।
तो ये ध्यान रखना है। तो इसके जो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, कथन कारण और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। दो सूचियां हैं, उनको आपस में मिलान करना है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। मांडू का किला, मुखलिस खालिस मस्जिद, हौज ए खास और जहाज महल। तो जो करेक्ट हो जाएगा इसका, वो मांडू का जो किला है वो मालवा में है। मुखलिस खालिस मस्जिद कहाँ है, तो ये जौनपुर में है। और हौज ए खास कहाँ है, तो ये हौज ए खास किसने बनवाया यहाँ पे, तो फिरोज शाह। और जहाज महल हुसंग शाह। तो जो करेक्ट होगा तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। हुसैन शाह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। कारण क्या है, इसके शासन काल में बंगाली साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों कारण और कथन दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं करता है, ये याद रखना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर समाज से संबंधित है। कथन क्या है, कथन में अनुलोम अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी। इस नियम की पुष्टि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों का तथा अल-बरूनी के विवरण से होती है। कारण क्या है, तो आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन और कारण, ये दोनों कथन और कारण ये दोनों करेक्ट हैं, परंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चालुक्य शासकों को उनके शासन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भीम प्रथम और कर्ण, कुमारपाल, दुर्लभ राज और चामुंड राज। तो इनको भीम प्रथम कब हुए, तो भीम प्रथम हुए। इसमें जो करेक्ट होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। चामुंड राज का जो शासनकाल है वो 997 से 1009 ईसा ईस्वी में हो। फिर दुर्लभ राज आते हैं 1009 से 1024। फिर आते हैं भीम 1024 से 1064। फिर आते हैं कर्ण 1065 से 1093। फिर आते हैं कुमारपाल 1143 से 1173। याद रखना है, चामुंड राज, दुर्लभ राज, भीम प्रथम, कर्ण और फिर कुमारपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो पाल वंश के शासकों हैं उनको उनका जो शासन क्रम है उनको व्यवस्थित करना है। देवपाल, रामपाल, नयपाल, नारायणपाल और गोविंदपाल। इनका जो शासन का टाइम पीरियड है या शासन का जो कालक्रम है वो देवपाल सबसे प्रथम आते हैं 810 से 850। फिर नारायणपाल आते हैं 854 से 915। फिर न्यायपाल आते हैं 1038 से 1055। फिर रामपाल आते हैं 1070 से 1125। फिर आते हैं गोविंदपाल। चलिए तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान नहीं था। कौन सा नहीं था, तो मलिक खुसराओ ये नहीं थे। ठीक, अशदी बैहाकी तुसी महमूद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। जबकि मलिक खुसरो, ठीक है, खुसराओ जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत में पंजाब का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं उनको आपस में मिलान करना है। चलिए तो बताना है, मुस्तौफी ए मुमलिक, इसका जो करेक्ट होगा वो थ्री ऑप्शन थ्री से है। राज्य के खर्चों की जांच करता था। सरे राजाद, सरे जादार, सरे जादार क्या है, तो सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रधान है उसे कहा जाता था। मुंसिफ है ममलिक, मुंसिफ है जो ममलिक है वो कौन था, तो महालेखाकार था। और अमीर ए दाद, तो अमीर ए दाद था बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट, अमीर ए दाद था। चलिए तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। अगले क्वेश्चन में है कथन और कारण। कथन में कहा है कि बलबन ने कुलीनता पर
बलबन ने कुलीनता पर अधिक महत्व दिया। उसने निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों में उच्च स्थान दिया। कारण में क्या है? बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार संगठित था। वह उनके शिष्टाचार और औपचारिकता को सावधानी से ग्रहण करता था। इसमें जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कथन जो है वो इनकरेक्ट है और कारण क्या है वो करेक्ट है। वो कुलीनता पर अधिक महत्व नहीं देता था। चलिए, हाँ, बलबन ने कुलीनता पर तो अधिक महत्व दिया, लेकिन निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों से निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन है 32। मलिक कफूर है, यहाँ पे कपूर लिखा गया है, कफूर द्वारा होयसल राज्य पर आक्रमण करने के दौरान वहां का शासक कौन था? तो जो मलिक कफूर द्वारा होयसल पर आक्रमण किया गया उस समय वहां का जो शासक था वो कौन था? तो उस समय जो शासक था वो था बीर बल्लाल। बीर बल्लाल था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इस्लामी कानून के अनुसार दंड नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कियास। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कियास जो है इसका अर्थ है प्रतिकार या दंड कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया है वह उसका उत्तराधिकारी अपराधों को माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कथन और कारण। कथन में क्या कहा गया है? कथन में कहा गया है कि अलाउद्दीन के आर्थिक नियम या बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। कारण में क्या कहा गया है? अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। एक सल्तनत युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अलाउद्दीन के आर्थिक नियम या बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। चलिए, तो इसमें क्या बताया है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा है कि टीपू को अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। दूसरे में क्या है? टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तीसरे में क्या है? मंगलौर, मोली दरबार, राजदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उनको घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बंदा बहादुर की हत्या। बंदा बहादुर की जो हत्या होती है वो 1716 में होती है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब होती है? तो 1708 में होती है। भैरोवाल की संधि कब होती है? तो 1846 में होती है। चिलियान वाला जो युद्ध होता है वो 1849 में होता है। कब? 1849 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों को उनके घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन, पाइक आंदोलन, मुंडा विद्रोह और चेंचू आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है और विद्रोह है। इनका जो ये कालक्रम है ये पूछा जाता है। तो वहाबी आंदोलन जो है वो 1820 से 70 के बीच में होता है। कूका आंदोलन 1860 से 70 के बीच में। पाइक विद्रोह कब होता है? 1904 में। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 और चेंचू आंदोलन 1920 में होता है। इंपॉर्टेंट आंदोलन और विद्रोह है। चलिए, अगला क्वेश्चन है समितियां दी गई हैं और योजनाएं दी हैं, इनको घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। रेले कमीशन 1902 में आता है। हरटोग समिति 1929 में बनती है। वर्धा योजना 1937 और सार्जेंट योजना 1944 में बनती है। अगला क्वेश्चन भी घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कब खुला? तो ये खुला है 1857 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1909 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब आता है? 1872 में। रहनुमा जो रहनुमाए मजयादसन
सभा की जो स्थापना होती है वो 1851 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। चलिए तो इसमें क्या है, पोटाला स्थल, फ्लीट स्ट्रीट, स्प्रिंग्स और मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो पोटाला कहाँ है? तो तिब्बत में है। और फ्लीट स्ट्रीट कहाँ है? यूके में है। और स्प्रिंग्स मिस्र में पड़ता है। और मर्डेका पैलेस पड़ता है इंडोनेशिया में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा है, देश दिए गए हैं, एक तरफ राजधानियां दी गई हैं। तो लीबिया की राजधानी कौन सी है? तो लीबिया की राजधानी हो जाएगी आपकी ट्रिपोली। ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाएगी। और क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब हो जाएगी। और कोलंबिया की राजधानी बगोटा। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी बगोटा। और ग्रीस की राजधानी हो जाएगी एथेंस। ग्रीस की राजधानी हो जाएगी एथेंस। और लीबिया की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? ट्रिपोली हो जाएगी लीबिया की राजधानी। और क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगी जग्रेब। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है। माउंट नरोदयाना रूस में है, बिल्कुल करेक्ट है। माउंट इवान कहाँ है? तो ये कनाडा में नहीं है, यहीं आपका गलत युग्म हो जाएगा। माउंट इवान कहाँ है? तो ये यूएसए में पड़ेगा। गोरा कुरुमडी कहाँ है? तो तजाकिस्तान में है। और माउंट हाकू कहाँ है? तो जापान में है। ठीक, बाकी आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो वह अपने साथ सूखा, भारी वर्षा, गर्मी, ठंड के तीव्र दौरों या चक्रवाती तूफानों की अधिक घटनाओं के रूप में असमानताओं के साथ ऋतुओं के विपरीत मौसम के प्रतिरूप लाता है। यह किसकी विशेषता है? तो एल नीनो की विशेषता है। किसकी है? एल नीनो की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ये दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कथन है, शीत ऋतु में हिंद महासागर के ऊपर जब उच्च दबाव की स्थिति बनती है, तब इस बात की संभावनाएं रहती हैं कि आने वाला मानसून अब अच्छा रहेगा, पर्याप्त वर्षा होगी। दूसरा कथन, उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह के आवधिक संचलन जो मानसून के आगमन और प्रस्थान के बहुत ही उपयोगी सूचक होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आपका होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के कौन सी जलसंधि जोड़ती है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर से मैगलन की जलसंधि जोड़ती है, इसको आपस में मैगलन की संधि जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनका विस्तार संपूर्ण आकाश में महीन सफेद चादर चादर की तरह रहता है। इनकी उपस्थिति से आकाश का रंग दूधिया दिखाई देता है। इन मेघों के कारण दिन में सूर्य व रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल की रचना होती है। यह विशेषताएं किस मेघ की हैं? तो ये विशेषताएं आपकी पड़ेंगी पच्छाव स्तरीय मेघ की। पच्छाव स्तरीय मेघ की। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी सही है बताना है, कौन सा आपका सही है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। बाकी क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। और विक्टोरिया की राजधानी जो होगी वो मेलबर्न है, मेलबोर्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत बताना है। तो हार्ज पर्वत इंग्लैंड है आपका, ये गलत है। करेक्ट इसमें क्या है? तो हार्ज पर्वत जो है वो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। बाकी गार्बी श्रेणी न्यूजीलैंड है। स्टुअर्ड मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। जोलेन पर्वत जो है वो यूरोप में है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलैंड एंड जर्मनी की रेखा को क्या कहते हैं? तो हिंडरबर्ग रेखा कहते हैं। पोलैंड और जर्मनी की रेखा को हिंडरबर्ग। निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है? तो आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। चलिए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में है,
एक कथन और एक कारण दिया गया है। कथन में क्या कहा है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में अधिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। कारण में है, ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के क्षेत्रों में कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी आदि में विस्तृत हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन और कारण या करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इसमें जो करेक्ट है वो आपका कथन करेक्ट है और कारण आपका असत्य है। ठीक है, इनकरेक्ट है। चलिए, धारवाड़ की जो क्रम की चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों में पाई जाती हैं। अरावली श्रेणियां बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियों, स्पीति घाटी के निकट शिखरों एवं गर्तों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। हिमालयीन नदियां जो हैं में पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियां हैं। कारण क्या है? इनके सदा नीरा होने के कारण ये मैदानी क्षेत्र में नौकायन हेतु वर्ष भर उपयुक्त हैं। नौकायन जो हेतु वर्ष भर क्या है? उपयुक्त हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कथन और कारण दोनों करेक्ट हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो पालार नदी जो है वो पश्चिम की ओर नदी नहीं बहती, ये पूर्व की ओर बहती है। कौन सी? ये पूर्व की ओर बहती है। बाकी पश्चिम की ओर भरतपुझा, शरावती, पेरियार, कालिंदी, माही, साबरमती ये सभी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कथन है, कारण में है नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही परिश्रम की ओर परिश्रम बता रहे हैं पश्चिम की ओर से तमोर और तथा पूर्व की ओर से सुनकोसी कोसी में आकर मिल जाती है। तो इसमें जो करेक्ट है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ए तो करेक्ट है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है लेकिन आपका कारण इनकरेक्ट है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका मुख्य जो धारा है अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल मध्य हिमालय को पार करते हुए ही पश्चिम की ओर से इसमें सुन कोसी तथा पूर्व की ओर से तमोर कोसी आकर मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन मेघना की मुख्य धारा की सहायक बराक नदी का उद्गम मणिपुर के माउंट जापो से होता है। कारण क्या है? बराक बेसिन में मासिन राम व चेरापूंजी है जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसमें जो करेक्ट आपका हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। इसमें बताना है कौन सा आपका गलत है। कौन सा गलत है? तो निजाम सागर जो परियोजना है मयूराक्षी नदी पे नहीं है। तो किस नदी पे है निजाम सागर? तो ये मंजरी नदी पे है। कौन सी? मंजरी नदी पे। बाकी करदम कुलाई जो परियोजना है मेघालय में है। खाब परियोजना सतलज नदी पे है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पृथ्वी विज्ञान अध्ययन जो केंद्र है वो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है। बाकी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। बाकी ये करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व कौन था? तो हैली नेशनल पार्क जो है वो देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व था। ये 1935 में उत्तराखंड के राज्य में रामगंगा नदी के क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकब हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। चलिए, देश का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था आपका? तो हैदराबाद में स्थापित हुआ था। हैदराबाद में देश का प्रथम संयंत्र हुसैन सागर ताप विद्युत संयंत्र हैदराबाद में देश का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र जो कि स्थापित हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? कौन सा इसमें गलत है कथन आपका? तो एक्यूट कोलिस्टिटीज जो है वो फेफड़ों में सूजन, ये आपका गलत है। इससे है तो ये है आपका स्वेलिंग से, स्वेलिंग तथा ऑफ द गॉल ब्लेडर की जो स्वेलिंग है उससे संबंधित है। चलिए, बाकी एस्बेस्टोसिस फेफड़ों की पुरानी बीमारी है। एन जियोडर्मा का है तो त्वचा की गहरी परत की सूजन है। और एडिशन रोग जो है अधिवृक्क की ग्रंथि क्षति है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन बी टू की खोज की थी? किसने की थी?
तो हेनरिक ने की थी विटामिन बी 2 की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो जीवाणु से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो टैक्सोप्लाज्मोसिस जो होती है वो जीवाणु से नहीं होती है, बाकी सभी जीवाणु से होती हैं। ये कौन सी बीमारी से, कौन से किससे होती है? तो प्रोटोजोआ से बीमारी होती है। बोल्टिज्म जो शरीर की नसों पर हल्का हमला करते हैं और सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में पक्षपात करते हैं, या विष क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, बोल्टिनियम बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंडी डायरोटिक हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है डायबिटीज जो है इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पायरुविक अम्ल का कार्य है? पायरुविक अम्ल का कार्य क्या है? तो शुगर मेटाबॉलिज्म में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, बाकी दूसरा आपका इनकरेक्ट है। चलिए तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड का फार्मूला दिया गया है, सबसे सरल केटो एसिड शुगर उपापचय में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, यह ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद है, ग्लूकोज का अवायसी अवायवीय अपघटन है। चलिए अगला, गुर्दा क्या उत्सर्जित करता है? गुर्दा क्या उत्सर्जित करता है? तो यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा क्या गलत है आपका। तो इसमें गलत है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन है डहेलिया, इसका इंसुलिन का जो स्रोत है वो डहेलिया से है, बाकी पेनिसिलिन का कवक से है, विलिसिन का है मेहंदी, और पेंटाजोसिन का है अफीम से स्रोत है ये। निम्नलिखित में से कौन, एक तरफ प्रतिजैविक दिया है, एक तरफ उसके स्रोत दिए गए हैं, इसमें कौन सा आपका कथन मिलान करना है? इसमें कौन सा किससे मिलान करना है? तो नियोमाइसिन किससे मिलान करना है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन दो, स्टेटोमाइसिस एड्री, बाकी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का जो होगा वो 4 नंबर हो जाएगा, तीसरे का आपका हो जाएगा तीसरा, और डी का आपका हो गया पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है, कैल्शियम सल्फेट हाइपो, जर्मन सिल्वर और संगमरमर, ठीक है, इसको आपस में मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाइपो क्या है? तो हाइपो सोडियम, जर्मन सिल्वर क्या है? तो जर्मन सिल्वर निकेल हो जाएगा, संगमरमर कैल्शियम हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल क्या है आपका? तो मंदक है भारी जल। भारी जल का फार्मूला होता है D2O, जल का फार्मूला होता है H2O, ये जल का फार्मूला है, भारी जल का फार्मूला होता है D2O। चलिए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है। क्रोमियम जो है वो धातु यदि लोहे में मिलाई जाती है तो जंग रहित लोहा बन जाता है। निम्नलिखित में से किस कांच से उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाए जाते हैं? तो पायरेक्स कांच है, उससे उच्च कोटि के बर्तन या उपकरण बनाए जाते हैं। दो सूचियां हैं, आपस में मिलान करना है, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका, चलिए तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट। बारूद की, हाँ, खोज तरफ एक तरफ रसायनज्ञ लिखा है, तो बारूद की खोज किसने की है? तो रोजर बेकर ने की है। रेयान की खोज जोसेफ स्वान ने की है। रबर की खोज थॉमसन हॉसकॉक ने की है। वायु दाब की खोज चार्ल्स सोली ने की है, ये ध्यान रखना है। पैराफिन मोम का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? तो आपका स्नेहक तेल में नहीं होता है। चलिए, सर्वोत्तम अप अपस्फोटन रोधी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? तो आपका हो जाएगा टेट्राएथिल लेड पाया जाता है, लेड माना जाता है, टेट्राएथिल लेड। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक रहेगी उसका अपस्फोटन दर उतना ही कम होगा और ईंधन उतना ही अच्छा होगा। चलिए, दो सूचियां हैं, आपस में मिलान करना है इनको, तो आपका हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका 2, और सी का आपका हो जाएगा 3, और डी का हो जाएगा आपका 1। राष्ट्रपति को क्षमादान 72 अनुच्छेद दिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 56 है। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध में को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? तो उसमें बताना है। चलिए, तो इसमें क्या है,
तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो संबंध है, उनमें अनुच्छेद कौन से निर्धारित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा अनुच्छेद नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 और 5, 75, 73, 78 और 74, ये चारों अनुच्छेद जो हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को के जो संबंध है उसको निर्धारित करते हैं। 76 में जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, इसीलिए 76 नहीं है इसमें। चलिए, निम्नलिखित में राज्यसभा के अंतर्गत कौन सी समिति नहीं आती है? तो राज्यसभा के अंतर्गत वाणिज्य समिति नहीं आती है। भारत के 11वें लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन थे? तो 11वें अध्यक्ष हैं P. A. संगमा थे 11वें अध्यक्ष। ये 1996 से 1998 तक रहे। इसमें बताना है कौन सा गलत है आपका। तो इसमें 80 अनुच्छेद आपका लोकसभा संगठन से नहीं है। इसमें क्या है? इसमें है 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है, 80 में राज्यसभा है और 79 में संसद है। चलिए, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और 89 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति और 98 में जो है वो संसद सचिवालय है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सांकेतिक अनुदान के बारे में सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 266 से संबंधित है। भारत की संचित निधि 266 वन क्लॉज 1 है, इससे संबंधित है। चलिए, भारत का लोक लेखा 266 2 से संबंधित है, क्लॉज 2। भारत की जो आकस्मिकता निधि है वो 267 से संबंधित है, क्लॉज 1। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 82 निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो तब। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा इसका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए का जो होगा वो 5 हो जाएगा। कर्मचारी को निर्वाह वेतन जो है अनुच्छेद 43 में कहा गया है। और बी का जो होगा वो 4 हो जाएगा। सहकारी जो समितियों का प्रोत्साहन हो 43 बी में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की जो सहभागिता है वो अनुच्छेद 43 ए में है। और पोषाहार स्तर को बढ़ाने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 47 में है, 47 में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद किस संविधान संशोधन का पूछा गया है? तो 65 का जो संविधान संशोधन है 1990 में किया गया, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स मामला कब हुआ? तो 1980 में हुआ था। 1980 ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मिनर्वा मिल्स मामला, ठीक है, 1980 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें गलत है वो बताना है, कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं है, बाकी करेक्ट है। 24 में कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है। 26 में धार्मिक मामलों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। बाकी अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद आपका 21 में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंडल केस कब आया था? मंडल केस 1979 में आया था, 1979 में। ठीक। लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है, समानता किन्हें अधिकार, ठीक है, समता में किन्हें अधिकार है? तो आपका केवल भारतीयों को अधिकार है, केवल भारतीयों को। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता प्राप्त है? समता कितनी है आपका? तो 2 प्रकार की समता प्राप्त है, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला क्वेश्चन, एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ भाग दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा आपका गलत है। तो राजभाषा जो है वो अनुच्छेद 15 में नहीं है। तो राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है।
अनुच्छेद सॉरी 17 में है, ये अनुच्छेद 15 दिया गया है, अनुच्छेद 17 में है राजभाषा। अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद को भाग 17 में है आपका, भाग 17 में है। बाकी अधिकरण भाग आपका 14 का में है, अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है, संघ की न्यायपालिका भाग 5 में है, राजभाषा भाग 17 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक उपकरणों के बारे में सही है? तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? केवल दो। तो इस रणनीति के उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बेबलेन वस्तु क्या है? तो बेबलेन वस्तु है उच्च गुणवत्ता। वह चर जिस पर मांग निर्भर हो सकती है, तो आपकी वस्तु की कीमत संबंधित समुदाय की कीमतें उपभोक्ता की आय, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? तो निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मांग मूल्य लोच। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्यूनरी क्षेत्र नहीं है? क्यूनरी क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो प्राइवेट कंपनी क्यूनरी क्षेत्र नहीं है। सेक का पूर्ण रूप क्या है? तो सेक का जो पूर्ण रूप है सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेग का पूर्ण रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाती है? आईएमएफ द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और जेंडर पैरिटी इंडेक्स से तीनों रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, तीनों इसके द्वारा आईएमएफ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा प्रकाशित, हाँ तीनों ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं आईएमएफ द्वारा। जेंडर जो पैरिटी इंडेक्स है यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है। अच्छा अच्छा, दो प्रकाशित की जाती हैं, सॉरी इसमें तीनों नहीं है, ये जो है आपकी ये यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। बाकी दो जो है आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर लाभ संगठन है? गैर लाभ संगठन कौन है? तो FATF, FATF गैर लाभ संगठन है। चलिए टीएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो पेरिस में FTF का मुख्यालय है। चलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। चलिए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? तो 2001 में होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो चीन G7 का सदस्य नहीं है। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व का अंतर क्या रहा है? तो आपका 57 रहा है। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो सोनभद्र है। 2011 की जनगणना अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों नगरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C9 है। निम्नलिखित में से कौन वर्ग के नगरीय संकुलों नगरों के वाले संख्या शीर्ष राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी दूसरी टेस्ट सीरीज में 140 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।